स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर। अब इजराइल एंड फिलिस्तीन यानी कि गाजा के अंदर में अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस इजराइल का क्या चल रहा है, यहाँ पर ऑफेंसिव एक्शन चल रहा है, मिलिट्री एक्शन चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर बहुत सारे जो सिविलियंस हैं उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ, ये हमारा प्यारा भारत है, इधर की तरफ चलेंगे तो ये रहा इजराइल, उसको जब जूम करेंगे तो ये रहा गाजा स्ट्रिप, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस जी, उन्होंने आर्टिकल 99 का क्या किया है, इन्वोक किया, इसको इन्वोक किया। तो आर्टिकल 99 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे नहीं, यूएन चार्टर का। यूएन चार्टर क्या है भाई? यूएन चार्टर एक तरीके से समझ लीजिए जो एग्रीमेंट है जिसको हर कंट्री को मानना चाहिए, मानते नहीं है वो बात अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये किस लिए इन्वोक किया कि कैसे तुरंत यहाँ पर कैसे सीज फायर को स्टैब्लिश किया जाए, जिससे जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है, जो ह्यूमन का जो लॉस हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सके। तो ट्विटर के ऊपर में उन्होंने इमेज को शेयर किया और पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट को लिखा है और ये कहा है कि तुरंत अभी के अभी तत्काल प्रभाव से क्या है किया जाए, यहाँ पर किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाए और ये कोशिश की जाए कि कैसे ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। अब हम आर्टिकल 99 के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले ये मैप देख लीजिए, ये रहा इजराइल, ये रहा डेड सी, ये रहा गोलन हाइट्स, ठीक है, और ये देखिए गाजा स्ट्रिप, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा मेडिटेरियन सी, ये रहा लेबनान, ये रहा सीरिया। प्लीज़ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। अभी मैंने आपको जस्ट मैप पर दिखा दिया है, ठीक है। तो क्या है, अब ये इन्होंने किसको लिखा है, आर्टिकल 99 क्या कहता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी उनके पास में पावर है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं कि भाई क्या करिए, आप इस चीज़ के ऊपर में क्या करिए, एक्शन लीजिए। तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है आर्टिकल 99 पावर का, 99 का अगर यूज़ किया जाए, उसको इन्वोक किया जाए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट जो समय पर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ तुरंत क्या कराई जाए, मीटिंग करानी चाहिए। तो अब ये है कि अब मीटिंग ज़रूर होगी कि कैसे यहाँ पर सीज फायर को स्टैब्लिश किया जाए। वो होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, क्योंकि वोटिंग भी होगी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इसका मतलब कितने हो गए, 15 मेंबर हो गए। एंड रोटेशनल बेसिस पर ईच ऑफ दीज 15 मेंबर्स होल्ड्स द प्रेसिडेंसी फॉर अ मंथ। प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा, जैसे ईयर की प्रेसिडेंसी G20 में थी, इसमें ईयर की नहीं है, मंथ के हिसाब से चलता रहता, हर महीने ये रोटेट होती रहती है। इसीलिए इंडिया के पास भी मंथ की प्रेसिडेंसी आई थी। तो इस समय पर किसके पास में, इक्वाडोर के पास में है, जो दिसंबर का क्या है, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि भारत लगातार मांग कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन एम्बिट है, जो मेन उसको क्या नाम है कहते हैं ना, जो मेन उसको काम दिया गया है कि वर्ल्ड के अंदर में सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना, पीस को इस्टेब्लिश करना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें फेल है। बार बार ये चीज़ आती है। तो उसके अंदर में क्या होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट्स का क्या होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें मेंबर्स इंक्रीज होने चाहिए। हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं। तो आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर, इसको आप मेन से कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर में रिफॉर्म। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रेजोल्यूशन है तो कभी चाइना वीटो लगा दिया, वीटो का मतलब क्या, और सभी कंट्रीज राजी हूं। अगर एक कंट्री ने वीटो लगा दिया कि हम इस पे राजी नहीं है, तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, उसको बोला जाता वीटो। तो ये जो वीटो की पावर है ये 5 परमानेंट कंट्रीज के पास में ही है। तो बार बार भारत ये कहता है कि इस वीटो का क्या किया जाता है, नेगेटिव तरीके से, गलत तरीके से क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है इन कंट्रीज के द्वारा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, कैसे इसके मिसयूज को रोकें, और हमें क्या करना चाहिए। अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पर देखें, भारत सबसे बड़ा है पॉपुलेशन, इकोनॉमी देखें तो हम भी पीछे नहीं है, टॉप 3 में, टॉप 5 में, और आप PPP मॉडल में देखें, हर चीज़ में देखें तो हम क्या है, हर जगह पर हैं। आप लीडर के रूप में देखें तो वैसे देखें, कल्चर के लेवल पर तो देखें, ग्लोबल साउथ के क्यों नहीं है इसके अंदर में। हम हमेशा कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक को अभी यहीं तक ही, क्योंकि पढ़ते रहते हैं। आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर क्या कहता है। सबसे पहली बात है, यूएन चार्टर क्या है, एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन का, जिसके बेसिस पर
ये पूरा का पूरा यूएन क्या करता है, काम करता है। बेस्ड ऑन द पावर्स कन्फर्ड थ्रू इट, द यूएन कैन टेक एक्शन ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज। चार्टर इज कंसिडर्ड एन इंटरनेशनल ट्रीटी, मीनिंग यूएन के जो जो मेंबर स्टेट हैं वो बाउंड बाय इट है, उनको मानना पड़ेगा। बट इन प्रैक्टिस बहुत कम जगह पर ये क्या होता है, फोर्स में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 99 क्या कहता है, स्टेट्स द सेक्रेटरी जनरल मे ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कौन सी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर है, एनी मैटर विच इज इन हिज ओपिनियन मे थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 99 कहता है कि कोई भी मैटर जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी उनको लगता है कि भाई ये ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर सकता है, वो मैटर क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ध्यान में ला सकते हैं। ध्यान में लाने का मतलब लेटर लिख सकते हैं। ठीक, इट इज सीन एज द डिस्क्रिशनरी पावर। अब ये जो है, जो सेक्रेटरी जनरल उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि इस वाले टॉपिक को क्या करना चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाना चाहिए, नहीं लेकर जाना चाहिए। 1945 रिपोर्ट ऑफ द प्रिपरेटरी कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेड दैट, आर्टिकल के बारे में क्या बोला, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कन्फर्स अपॉन सेक्रेटरी जनरल will require the exercise of the highest qualities of political judgment, tact and integrity। कि जो ये पावर उनको दी जा रही है कि भाई इस वाले मैटर को तुरंत अर्जेंट लेवल पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखे, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाउंड है। अब जैसे ये लेटर उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लिखा है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक मीटिंग करानी ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है आर्टिकल 99 के तहत में। तो आर्टिकल 99 का उन्होंने यूज किया है, जिसके थ्रू उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना चाहिए इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ध्यान में कराया। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, इसकी मीटिंग करेगी, वहां पर इसके रेजोल्यूशन लाया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी। बट एज ऑल ऑफ यू नो, यूएस और ब्रिटेन जो कि फुल सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इजराइल को, वो यहाँ पर वोट नहीं करेंगे क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है। तो इसके कारण में क्या होगा, नेगेटिव वीटो होगा, और जैसे ही वीटो लगेगा तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ये भी एक रीजन है कि बार बार आपकी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में क्या आना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द यूएन, द प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल इफ सेक्रेटरी जनरल ब्रिंग्स टू द अटेंशन ऑफ काउंसिल एनी मैटर अंडर आर्टिकल 99। अंडर आर्टिकल 99 के अंदर में अगर कोई भी टॉपिक को क्या किया जाता है या मैटर को वो एड्रेस करते हैं या उसके सामने लेकर आते हैं, तो उनको वो मैटर क्यों क्या करना पड़ेगा, उस पर मीटिंग करनी ही पड़ेगी। क्या पहले कभी आर्टिकल 99 को इन्वोक किया गया है? बहुत कई बार, बहुत रेयर। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्गो के समय पर 1960 में किया गया, ट्यूनीशिया की कंप्लेंट पर किया गया 1961 के अंदर में। तो ये कहा जा रहा है कि यूएई एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, एक रेजोल्यूशन, एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसको इस मीटिंग में लाया जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ये ड्राफ्ट पास होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, कि किसी भी रेजोल्यूशन को अगर अडॉप्ट होना है तो एटलीस्ट 9 वोट मिलने चाहिए फेवर में, एंड नो वोट्स बाय द 5 परमानेंट। कोई भी वीटो वोट ऐसा नहीं लगना चाहिए, समझ रहे, कि कोई भी जो 5 परमानेंट मेंबर है ये वीटो नहीं लगाने चाहिए, एंड नो वोट तो मिलने चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन है। आपको पता है यूएस और रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन क्या है, वीटो लगा सकते हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यूएस हो चाहे आपका क्या नाम है ब्रिटेन हो, क्योंकि उन्होंने क्लियरली अपना सपोर्ट किया है किसको, इजराइल को, वो यहाँ पर वीटो ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आती है। और इसको अगर आप थोड़ा सा कुछ मीन्स के हिसाब से इस टॉपिक को लिखने की कोशिश करें, तो आप सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमेशा से भारत ये कहता रहा है कि आखिर क्राइटेरिया क्या है। नो डाउट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जियोपॉलिटिक्स डिफरेंट रही होगी, बट वो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या 21st सेंचुरी की है? नहीं है। 21st सेंचुरी बहुत चेंज हो चुका है। अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी रहे, सिक्योरिटी का कंसर्न रहे, फेल होता हुआ नजर आता है। चाहे यूएस के एक्शन देखिए, चाहे चाइना के एक्शन देखिए, चाहे रशिया के एक्शन देखिए, चाहे ब्रिटेन के एक्शन देखिए, चाहे फ्रांस के एक्शन को देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो यहां पर तो आप फेल कर रहे हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वही आएंगी। तो क्या सिर्फ यही पावरफुल कंट्रीज हैं 21st सेंचुरी में? नहीं। चलिए तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं, पॉपुलेशन। तो क्या ये कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि और कोई कंट्री यहां पर नहीं आ सकती? चलिए अगर आप आर्म्ड बेसिस पर, मिलिट्री के लेवल पर देखते हैं,
तो क्या इंडिया यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता? अगर आप कहते हैं इकोनॉमी के लेवल पर, तो इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम टॉप 5 नेशंस के अंदर में आते हैं। हमारी इकोनॉमी के अंदर में सबसे ज्यादा एफडीआई, सबसे ज्यादा क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप कहते हैं डेमोक्रेसी, वैल्यूज, प्रिंसिपल, तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है। आखिर क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में रिफॉर्म नहीं हो रहा है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि अपने अपने इंटरेस्ट, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो 5 कंट्रीज हैं, ये वर्ल्ड के इंटरेस्ट को इन्फोर्स नहीं करते हैं, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने जो कंट्री के इंटरेस्ट है उनको क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि इसके अंदर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो भारत कभी भी ये नहीं कहता सिर्फ मुझे ही इसमें इंक्लूड करो। भारत ही कहता भाई जर्मनी को भी करो, जापान को भी करो। क्यों? आखिर अफ्रीकन कंट्रीज से एक भी रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर में। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब जो ग्लोबल लेवल पर जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, क्यों? तो ये मांग हमेशा से भारत की रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके से इसके अंदर में लिख सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट आपके लिए ये ओपन एक डिस्कशन, जहां पर आप अपना रिस्पांस दीजिए कि आपको क्या लगता है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं होते तो इंडिया के पास में अदर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको मैं हिंट दे सकता हूं कि अदर जो इंगेजमेंट है उसके अंदर में इंक्रीज कर सकते हैं। प्लस में हम दूसरा क्या पुश कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए रिफॉर्म आप नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो ये नॉन परमानेंट वाला आप कहते हैं, एटलीस्ट इन्हीं को परमानेंट बना दीजिए। मतलब आप ये नहीं कहते 30 मेंबर होंगे, 50 होंगे, तो 10 जो है नॉन परमानेंट है इन्हीं को कर लीजिए, 15 परमानेंट मेंबर कर लीजिए। तीसरी चीज, भारत लगातार इस चीज का सजेशन देता है कि क्या हम कोई और ऑल्टरनेटिव यूएन के अलावा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा भी देख सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।